अगर कोई भी इंसान अपराध करने के बाद समाज में खुलेआम घूम रहा है तो ये उसकी चालाकी नहीं बल्कि पुलिस की नाकामी है। क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो अपराधियों को ज़मीन खोद करके भी निकाल सकती है। आज की भी कहानी में पुलिस की मात्र एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक अपराधी खुलेआम समाज में नहीं घूमता है बल्कि एक दिन एक ऐसा कांड कर देता है कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक ज़िला पड़ता है भटिंडा और इसी भटिंडा के एयरफोर्स कॉलोनी का रहने वाला विपिन शुक्ला। विपिन जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। विपिन की पत्नी का नाम है कुमकुम जिसकी उम्र है 25 साल। वैसे तो विपिन मूल रूप से उत्तर प्रदेश गोंडा जिला के बेनीनगर गांव का रहने वाला है। विपिन के पिता का नाम है त्रिवेणी शुक्ला, लेकिन कई साल पहले विपिन इसी भटिंडा में आकर बस चुका है और एयरफोर्स कैंटीन में नौकरी करता है, जहां पे उसकी ड्यूटी सुबह के 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक की होती है। दरअसल इस वक्त विपिन के पिता त्रिवेणी साहब भी अपने बेटे से मिलने के लिए आए हुए थे। बात कर रहा हूं मैं 8 फरवरी की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास। विपिन, अपनी पत्नी और पिता तीनों एक साथ ही बैठ करके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विपिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं गली में टहलने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल विपिन की ये रोज़ की आदत होती है। विपिन जैसे ही अपने घर से बाहर निकल जाता है, कुमकुम भी अपने घर के कामों में लग जाती है और काम निपटाने के बाद अपने बेड पे चली जाती है। लेकिन कुमकुम जैसे ही बेड पे जाती है वो गहरी नींद में सो जाती है। जब कुमकुम की नींद खुलती है, देखती है कि कमरे में उसका पति अभी तक नहीं पहुंचा है। घड़ी की तरफ देखती है, रात्रि के 12 बज चुका था। रात्रि के 12 बजे तक भी विपिन जब अपने घर पे वापस नहीं आता है, कुमकुम अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपने ससुर के पास जाती है और जाकर विपिन के बारे में बताती है। इधर त्रिवेणी को जब मालूम चलता है कि उसका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया है, तुरंत ही घर से बाहर निकलता है। आस पड़ोस के 2-4 लोगों को लेकर पूरे कॉलोनी में अपने बेटे को ढूंढता है। पूरी रात गुजर जाती है, ना तो विपिन का कुछ पता चलता है और ना ही उसके मोबाइल पर फ़ोन लगता है। जैसे ही सुबह हो जाती है, विपिन जब अपने घर पे नहीं आता है, कुमकुम अपने ससुर को लेकर एयरफोर्स अधिकारियों के पास जाती है, अपने पति के बारे में बताती है और साथ ही साथ नज़दीकी थाने में जाकर अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा देती है। जब वापस अपने घर पे आती है, अपने तमाम रिश्तेदारों के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है। इधर पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस के साथ साथ एयरफोर्स अधिकारी भी विपिन को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके विपिन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, आखिरकार 14 फरवरी को कुमकुम एसएसपी स्वप्न शर्मा से जाकर मुलाकात करती है और अपने पति के बारे में सब कुछ बताती है। साथ ही साथ एसएसपी साहब से शिकायत करती है कि थाना प्रभारी वेद प्रकाश मेरे पति को ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अपने पति की पूरी कहानी बताती है, एसएसपी स्वप्न वेद प्रकाश के नंबर पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि विपिन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जैसे ही एसएसपी साहब के तरफ से दबाव होती है, तब जाकर के पुलिस इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल 15 फरवरी को फिर से पुलिस अब कुमकुम को थाने में बुलाती है और उसके पति के बारे में विस्तृत तरीके से पूछताछ करती है। कुमकुम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे शक है या तो मेरे पति का अपहरण कर लिया गया है या फिर उसकी हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया है। जैसे इस तरह की बातें कहती है, पुलिस विपिन की हर जगहों पर तलाश करना शुरू करती है। पुलिस खुद तो विपिन को ढूंढती है, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। लगभग 1 सप्ताह का और समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके विपिन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। जैसे ही 1 सप्ताह का और समय गुजर जाता है, इधर कुमकुम एसएसपी साहब से जाकर कई बार मुलाकात करती है और थाना प्रभारी के ऊपर दबाव डलवाने लगती है। आखिरकार पुलिस 20 फरवरी को फिर से कुमकुम को थाने में बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। इस पर कुमकुम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे ही कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है शैलेश शर्मा। दरअसल शैलेश और मेरे पति के बीच में दोस्ती थी, लेकिन जब से मेरे पति गायब हुए हैं तब से शैलेश ना तो एक बार भी मेरे घर पे आया है और ना ही मेरे पति को ढूंढने के लिए गया है। जबकि मेरे पति जब घर पे थे, अक्सर मेरे पति से मुलाकात करने के लिए मेरे घर पे आता था और घंटों देर बैठ करके बातचीत करता था। कुमकुम जैसे ही शैलेश का नाम लेती है, पुलिस अब शैलेश को थाने में बुलाती है
और फिर शैलेश से विपिन के बारे में पूछती है। शैलेश भी पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, ये सत्य है कि मेरा विपिन के साथ में दोस्ती था, लेकिन यकीन मानिए मुझे विपिन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस जब अपनी तमाम हथकंडे अपना लेती है, विपिन का जब कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब एक टीम का गठन करती है और एक सर्च ऑपरेशन चलाती है। दरअसल एयरफोर्स कॉलोनी में जितना भी क्वार्टर होता है, सारे क्वार्टर को बारी बारी से चेक करती है। पुलिस जब सारे क्वार्टर को चेक करते हुए शैलेश के घर के अंदर एंट्री करती है तो उसके घर के अंदर से अजीब तरह की बदबू आती है, जिसे सूंघने के बाद पुलिस को थोड़ा सा शंका महसूस होता है। पुलिस जब शैलेश की घर की तलाशी लेती है तो आखिरकार उसके फ्रिज में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल फ्रिज के अंदर लगभग 15 से 16 काले कलर की पॉलीथीन पड़ा हुआ था। पुलिस जब पॉलीथीन को खोल करके देखती है तो उसमें मानव शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। पुलिस जब उन सारे टुकड़ों को लेकर के चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि विपिन का ही था। दरअसल विपिन की हत्या कर दी गई थी। इधर शैलेश के फ्रिज से जैसे ही वो टुकड़े मिल जाते हैं, पुलिस तुरंत ही सारी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ शैलेश को अपने साथ लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर शैलेश से विपिन की हत्या के बारे में पूछती है। अब शैलेश बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन शैलेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। शैलेश जो कि मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। शैलेश की पत्नी का नाम है अनुराधा। शैलेश और अनुराधा की शादी हुए 7 साल हो चुके हैं। शैलेश के एक 5 साल का बेटा भी है। लेकिन विपिन जिस कैंटीन में नौकरी करता है उस मार्केट में अक्सर वहां के एयरफोर्स के अधिकारी या फिर उनकी पत्नी ही मार्केट करने के लिए जाती है। इसी मार्केट में एक दिन विपिन की मुलाकात शैलेश की पत्नी अनुराधा से होती है। अनुराधा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। विपिन जब पहली बार अनुराधा को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद से विपिन अब अनुराधा के पास जाने के लिए उससे हंसी मजाक ही नहीं करता है बल्कि उसके साथ छेड़खानी भी करने लगता है। लेकिन शुरू में विपिन जब इस तरह की हरकत करता है अनुराधा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उसे फटकार भी लगाती है। लेकिन बावजूद इसके विपिन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि पहले के जैसे जब भी अनुराधा से मुलाकात करता है उससे हंसी मजाक करता है और छेड़खानी करता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है विपिन जब बार बार इस तरह की हरकत करता है, इधर अनुराधा को भी अब हरकतें कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है और आखिरकार अनुराधा और विपिन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अनुराधा और विपिन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है आखिरकार वो दिन भी आता है जब दोनों के बीच में एक दिन अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है अनुराधा प्रेग्नेंट हो जाती है। अनुराधा जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है जाकर विपिन से मुलाकात करती है और उससे शादी करने का दबाव डालने लगती है। दरअसल अनुराधा विपिन से कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ और तुम अपने पत्नी से तलाक ले लो और फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने की जब बात कहती है विपिन इसके लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन तभी इस बात की जानकारी अनुराधा के पति शैलेश को मालूम चल जाता है। शैलेश को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का विपिन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस प्रकार से गुस्से में आता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और उसके बाद से इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। शैलेश अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम विपिन को छोड़ दो, लेकिन अनुराधा अपनी पति की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए एक दिन शैलेश अपनी पत्नी को लेकर उत्तराखंड अपने ससुराल में जाता है और ये सारी बातें अपने सास ससुर और अपने साले शशि भूषण से बताता है। शशि भूषण जो नेवी में नौकरी करता है। इधर अनुराधा के माता पिता और भाई को जब उसके करतूतों का मालूम चलता है इस प्रकार से गुस्से में आता है कि उसे डांटते हुए कहते हैं कि आइंदा से तुम ना तो कभी विपिन से मुलाकात करोगी और ना ही उससे कभी बातचीत करोगी। समझा बुझा देते हैं। उसके बाद से शैलेश अपनी पत्नी को लेकर वापस फिर से भटिंडा आ जाता है। लेकिन दोबारा जब अनुराधा अपने पति के साथ भटिंडा में पहुंचती है अब वो विपिन से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन विपिन सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। विपिन बार बार अनुराधा के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए दबाव डालने लगता है। बार बार जब फ़ोन करता है अनुराधा उसे साफ साफ कह देती है कि ना तो मुझे तुमसे मिलना है और ना ही तुमसे बातचीत करना है। अनुराधा जैसे इस तरह की जवाब देती है उसके बाद से अब विपिन अनुराधा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल विपिन कॉलोनी के अंदर उसके जितने भी जानने वाले होते हैं उनसे जाकर के चटकारे लेकर अपनी और अनुराधा की प्रेम कहानी के किस्से सबको सुनाने लगता है। जब ये बातें कॉलोनी में फैलती है, इस बात की जानकारी जब शैलेश और उसकी पत्नी को मालूम चलता है
वो समाज में सर उठा के नहीं चल पाते हैं। हालांकि बावजूद इसके शैलेश काफ़ी समझदारी से कदम उठाता है, जाकर के विपिन से मुलाकात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी रिश्ता था सब खत्म हो चुका है, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमें इस तरह से बदनाम ना करो। शैलेश जब विपिन को समझाता है उस वक्त विपिन तो समझ जाता है, वादा कर लेता है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार विपिन अपना वादा तोड़ देता है और फिर से लोगों से जाकर के मुलाकात करता है और अपनी और अनुराधा को लेकर कहानियाँ चटकारे ले लेकर के सुनाना शुरू कर देता है। इधर शैलेश को जब पूरा यकीन हो जाता है कि विपिन सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार शैलेश मजबूर होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए विपिन को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। उसके बाद से शैलेश विपिन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस बारे में अपने साले शशि भूषण से बातचीत करता है। दरअसल शशि भूषण को अपने पास भी बुला लेता है। उसके बाद से विपिन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत जाकर के एयरफोर्स अधिकारियों से मुलाकात करता है और कहता है कि जो मुझे क्वार्टर मिला है उसमें कुछ खराबी है, मैं कोई दूसरा क्वार्टर लेना चाहता हूँ। दूसरे क्वार्टर की जब मांग करता है, आखिरकार उसे दूसरा क्वार्टर अलॉट हो जाता है और 8 फरवरी को उसे खाली करने का आदेश दिया जाता है। 8 फरवरी को रात्रि के वक्त इधर विपिन जब खाना खा करके जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, रास्ते में ही उसकी मुलाकात शैलेश से हो जाती है। शैलेश जब विपिन को देखता है, देखते ही उसे कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। दरअसल तुम्हें मालूम है कि आज मैं अपना घर खाली कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। साथ ही हमारे घर पे बैठकर हम सब एक साथ चाय पियेंगे। अपने घर ले जाने की जब बात कहता है, विपिन को लगता है कि वो अनुराधा से भी मुलाकात कर लेगा। खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि उसी वक्त शैलेश के घर पे पहुंच जाता है। इधर शैलेश जो अपना सारा सामान लगभग पैक तो कर ही चुका था, थोड़ी बहुत जो सामान रह गया था विपिन उसे पैक करने लगता है। लेकिन पैकिंग करने के लिए जैसे ही अपने सर को नीचे करता है, इधर शैलेश अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर के आता है और उसी कुल्हाड़ी से विपिन के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से विपिन काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, शैलेश का साला शशि भूषण उस हथियार को लेकर विपिन के गर्दन पे इतने तेज से चलाता है कि विपिन का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। जैसे ही विपिन की मौत हो जाती है, उसके बाद से विपिन की डेड बॉडी को एक बहुत बड़ा ट्रंक में भरकर उसे पैक कर देते हैं। रात्रि के वक्त अपना क्वार्टर खाली करते हैं, नए कमरे में जाते हैं और उस ट्रंक को भी अपने नए कमरे में लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद से पूरी रात शैलेश और उसका साला बैठ करके विपिन की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की तरकीब बनाते हैं। लेकिन इधर अगली सुबह जब विपिन अपने घर पे नहीं पहुंचता है, उसकी पत्नी कुमकुम थाने में चली जाती है। इस बात की जानकारी जब शैलेश को मालूम चलता है, शैलेश थोड़ा सा रुक जाता है। शैलेश को पूरा यकीन होता है कि कुछ ही दिन के बाद मामला ठंड पड़ जाएगा, उसके बाद से विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा। लेकिन कुमकुम अस्थिर बैठती नहीं है, बल्कि वो एसएसपी साहब से जाकर मुलाकात कर लेती है। मामला जब गर्म होने लगता है, आखिरकार शैलेश अब विपिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक तरकीब बनाता है। मार्केट से जाकर के एक तेजधार हथियार खरीद कर लाता है और 16 फरवरी को अपने ही घर में विपिन की डेड बॉडी को अलग अलग 16 हिस्सों में कर देता है और सबको काले रंग की पॉलीथीन में पैक करता है और सारे पैकेट को फ्रिज में रख देता है। दरअसल शैलेश सोचता है कि बीच बीच में कभी मौका निकाल करके 2-4 पॉलीथीन ले जा करके झाड़ियों में फेंक देगा। उन सारे डेड बॉडी को या तो जंगली जानवर खा जाएंगे या फिर कुत्ते खा जाएंगे, फिर वो कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले कि शैलेश अपने काम को अंजाम देता, पुलिस शैलेश के घर तक पहुंच जाती है। वाकई में शैलेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस शैलेश के तहरीर पे उसकी पत्नी अनुराधा और अनुराधा के भाई शशि भूषण, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है संजय दहिया। संजय दहिया जो जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूवर है कल्याण पंडित। कल्याण पंडित जो समस्तीपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूवर है तरलोक चंद्र। तरलोक चंद्र जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूवर हैं इरफान खान। इरफान खान जो कोटा राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूवर है मिथिलेश पासवान।
मिथिलेश पासवान, जो औरंगाबाद बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।